हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2011 में आई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी ड्रीम हाउस को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। इस मूवी की मिस्ट्री बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम विल अटेंडेंट को अपने ऑफिस में देखते हैं। थोड़ी ही देर में पता चलता है विल अपनी जॉब से रिजाइन दे रहा है। एक एक करके ऑफिस के सभी लोग उससे मिलने आते हैं। अब विल अपना ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। अब उसके जाने से पहले सभी लोग शैंपेन खोलते हैं क्योंकि वो उनकी कंपनी का बेस्ट एडिटर था। लेकिन अब उसे नॉवेल लिखनी है, इसीलिए विल ने जॉब क्विट की है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो विल को आगे की जिंदगी के लिए गुड लक करती है, साथ ही उसे एक कार्ड देती है जिस पर किसी की कॉन्टेक्ट डिटेल थी। जरूरत पड़ने पर विल उससे कांटेक्ट कर सकता है। अब विल ट्रेन से कंट्री साइड पहुंचता है जहां उसने नया घर लिया है ताकि अपनी बुक कंप्लीट कर सके। प्लेटफॉर्म पर उसे एक हेदर नाम की लेडी मिलती है। उसने ही विल को वो घर दिलवाया था। वो उसे घर तक लिफ्ट देती है। कुछ देर बाद विल अपने घर के सामने खड़ा था, तभी उसकी वाइफ बाहर आती है। विल छुपकर उसे बर्फ के बॉल मारकर परेशान करता है, फिर उसे जाकर बताता है उसने रिजाइन कर दिया है। यह सुनकर उसकी वाइफ लिबी बहुत खुश होती है। आगे हमें पता चलता है उनकी 2 बेटियां भी है। विल अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता है। अब कुछ देर बाद लिबी उससे पूछती है वो नॉवेल किस टॉपिक पर लिख रहा है। फिलहाल उसके दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स है, जब वो लिखना शुरू करेगा सब अपने आप हो जाएगा। फिर लिबी उसे फूलों के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन विल ने फूल नहीं भेजे थे। लिबी को फूलों का वास उनके घर के पोर्च में मिला था, लेकिन फिलहाल दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगले दिन विल अपने घर के सामने कुछ काम कर रहा था। उसके घर के ठीक सामने रोड की दूसरी तरफ वाले घर में से एक लड़की कोल और उसकी माँ एन बाहर आती है। उस लड़की का बाप जैक उसे लेने आया था। एन और जैक का डाइवोर्स हो चुका है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैक तो एन से ठीक से बात तक नहीं करता। वो वहाँ से जाते समय विल को घूरते हुए जाता है। एन भी विल को अजीब तरह से देखते हुए अपने घर में चली जाती है। अब घर में विल लिखने की कोशिश कर रहा था और लिबी घर पेंट कर रही थी। तब लिबी को कुछ दिखाई देता है। विल आकर देखता है वहाँ बच्चों की हाइट लिखी हुई थी। विल को लगता है ये घर के पहले ओनर ने लिखी होगी। फिर हम जैक को देखते हैं। उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई थी जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दरअसल उसे अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अपील करनी थी, लेकिन इस फाइनेंशियल रिपोर्ट से ये हो नहीं सकता। साथ ही उसे चाइल्ड कस्टडी से भी मेल आया था कि उसकी अपील नामंजूर हो गई है। ये जानकर जैक काफी परेशान हो जाता है। वही विल के घर पर लिबी उसके लिए कॉफी लेकर आई थी, लेकिन तभी वहाँ उसकी छोटी बेटी डिडी आकर छुप जाती है। वो काफी डरी हुई थी। उनकी बेटी ट्रिश बताती है उसे खिड़की के बाहर कोई दिखाई दिया है। फिर सब जाकर वहाँ देखते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। विल को लगता है उसकी बेटी खिड़की में खुद के रिफ्लेक्शन को देखकर ही डर गई होगी, इसीलिए वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन विल खिड़की के ऊपर का टेंट ठीक करने बाहर आता है, लेकिन उसे बर्फ में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। मतलब उसकी बेटी सच बोल रही थी। फिर विल उन फुटप्रिंट को फॉलो करता है। वो फुटप्रिंट घूमकर उसके घर की दूसरी खिड़की के पास आते हैं जहाँ अंदर उसकी दोनों बेटियां खेल रही थी। और आगे जाने पर वो फुटप्रिंट तीसरी खिड़की के पास जाते हैं जहाँ उसे लिबी दिखाई देती है। इसका मतलब कोई उसके घर में ताक झाक कर रहा है। अब शाम को वो थोड़ा परेशान था, लेकिन लिबी के पूछने पर विल उसे कुछ नहीं बताता। अब आधी रात को किसी आवाज से उसकी नींद खुलती है। विल नीचे हॉल में आता है। नीचे कोई नहीं था, लेकिन उसे घंटी की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंचता है। बेसमेंट में आते ही उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। विल एक दरवाजे में झांकता है। उस पार उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कोई रिचुअल कर रहे थे। विल तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। उसे देखते ही वो सभी वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। विल भी पिछले रास्ते से बाहर निकलता है। वो एक लड़की को पकड़कर पूछता है वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। दरअसल उन्हें लगा था यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन अब विल यहाँ रहता है। तब उस लड़की से विल को पता चलता है इस घर में मर्डर्स हुए थे। किसी ने पूरी फैमिली को ही मार दिया था, लेकिन इस बारे में विल को कुछ पता नहीं था। विल पूछता है क्या वही लोग खिड़की से उसके घर में झांक रहे थे। तब उनमें से एक लड़का कहता है वो वापस आ गया है।
है। फिर वो सभी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिबी बाहर आती है। विल बताता है बस कुछ टीनेजर्स थे। फिर वो बेसमेंट के बैक डोर को लॉक करता है, लेकिन उस कमरे में बहुत डिस्टर्बिंग चीजें रखी थी, जैसे एक डॉल के हाथ में मरा हुआ बच्चा था। हर जगह मोमबत्तियां जल रही थी और दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। अब अगले दिन विल टाउन में जाता है। एक रेस्टोरेंट में उसे पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं। वो ऑफिसर उसे बताते हैं उन मर्डर्स का केस अभी भी ओपन है। विल के पूछने पर वो बताते हैं उन्हें उन बच्चों के फादर पर शक है कि उसने ही अपने बच्चों और बीवी का खून किया है। उसका नाम पीटर वॉर्ड है। ऑफिसर से उसे पता चलता है पीटर वॉर्ड को भी गोली लगी थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। विल तुरंत उनसे पूछता है फिर पीटर वॉर्ड अभी कहाँ है। तब वो लोग उसे हैरानी से देख रहे थे और पुलिस वाले भी उसे कुछ नहीं बताते। वो उसे उन मर्डर्स की फाइल भी नहीं दिखाते। वो बस उससे इतना ही कहते हैं अब ये शहर बिल्कुल सेफ है, इसीलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब निराश होकर विल वहाँ से चला जाता है। उसे लगने लगा था उसके घर में ताक झाक करने वाला पीटर वॉर्ड तो नहीं। जब वो घर वापस आता है उसकी बेटी और लिबी डरे हुए बैठे थे। दरअसल उसकी बेटी ने सामने रहने वाली लड़की कोल को बात करते हुए सुना है कि इस घर में रहने वाले पिछले परिवार का खून हुआ था। ये सुनकर लिबी भी परेशान थी। विल तुरंत उनके घर जाता है। कोल विल को देखकर बहुत हैरान होती है। वो अपनी मॉम एन को बुलाती है। विल बताता है उसका नाम विल एटेंटन है और उसकी बेटी ने कोल को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, जिससे वो काफी डर गई है। एन बताती है उन मर्डर्स को 5 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए उसकी बेटी बस थोड़ी परेशान है। एन उसे बहुत हैरानी से देख रही थी। विल पूछता है क्या उसने उसके घर के बाहर फूल रखे थे, लेकिन एन मना करती है। जाते समय जब विल पलटकर देखता है कोल उसे बहुत हैरानी से देख रही थी और उसके देखते ही वो डर जाती है। अब रात में जब लिबी की नींद खुलती है वहाँ विल नहीं था। वो बेसमेंट में जाती है जहाँ विल उन दीवारों को पेंट कर रहा था जिन्हें उन टीनेजर्स ने खराब कर दिया था। लिबी को वहाँ प्रोजेक्टर की टेप्स मिलती है। विल कहता है ये वो टीनेजर्स छोड़कर भाग गए होंगे। लिबी जब आईने में देखती है तब उसे दिखाई देता है दीवार पर लिखा है पीटर वॉर्ड स्लॉटर हाउस। अब इस बात को छुपाने को लेकर लिबी उससे थोड़ा नाराज होती है, लेकिन विल हंसी मजाक करके उसे मना लेता है। लेकिन तभी लिबी को घर के पीछे कोई दिखाई देता है। जब विल वहाँ देखता है वहाँ हुडी पहने कोई आदमी था। विल तुरंत बाहर आकर उस तरफ जाता है। तब लिबी को कोई भागते हुए दिखाई देता है, लेकिन विल के वहाँ आने तक वो आदमी गायब हो चुका था। अब अगली सुबह लिबी बच्चों के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ लड़कियां नहीं थी। लिबी हॉल फिर बेसमेंट में जाकर देखती है, लेकिन उसे लड़कियां नहीं मिलती। वो घबराकर विल को बताती है। विल जाकर उनके कमरे में देखता है, तब उसे लड़कियों की बात करने की आवाज आती है। विल लिबी को बुलाता है, फिर अलमारी खोलता है, लेकिन अलमारी में भी लड़कियां नहीं थी। लेकिन अलमारी के कपड़ों के पीछे एक सीक्रेट डोर था, जिसके पीछे एक छोटे से रूम में दोनों लड़कियां खेल रही थी। दोनों उस कमरे को देखकर काफी हैरान होते हैं। साथ ही वहाँ बहुत सारे खिलौने भी रखे हुए थे। वहाँ विल को एक बुक मिलती है जिस पर कैथरीन वॉर्ड नाम लिखा था। साथ ही एक कपड़ा था जिस पर बेथरिक लिखा था। विल की छोटी बेटी कहती है यहाँ रहने वाले पिछले बच्चों का ये कमरा क्लब हाउस था और वो यहाँ बहुत खुश रहते थे। विल कहता है उसे ये कैसे पता, लेकिन ट्रिश कहती है बस उसे पता है। फिर विल बेसमेंट में मिली उन टेप्स को देखता है। उस टेप में घर की उस समय की न्यूज थी जब यहाँ मर्डर्स हुए थे। ये देखकर लिबी परेशान हो जाती है। साथ ही उनके पड़ोसियों ने उन्हें कुछ बताया भी नहीं। फिर विल उस फोटो को देखता है जहाँ पुलिस को वॉर्ड परिवार की लाशें मिली थी, लेकिन लिबी ये देख नहीं पाती। बाद में विल देखता है न्यूज में छपा था कुछ दिनों बाद सस्पेक्ट मतलब पीटर वॉर्ड को ग्रीन हेवन नाम के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अगली सुबह लिबी काम कर रही थी, तभी उनकी डोरबेल बजती है। जब विल दरवाजा खोलता है बाहर एन आई थी। वो विल के लिए कुछ खाने का सामान लाई थी। विल उसे अंदर बुलाता है, फिर अपने बच्चों को शांत रहने कहता है। फिर उससे नाम पूछता है। वो बताती है उसका नाम एन है। फिर विल लिबी को नीचे आने कहता है, लेकिन वो नीचे नहीं आती। एन को यहाँ बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो वापस चली जाती है। विल बाहर आकर उससे पूछता है क्या वो यहाँ रहने वाले लोगों को जानती थी, लेकिन एन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर विल लिबी से पूछता है वो नीचे क्यों नहीं आई। तब लिबी उसे दिखाती है ये वही जगह थी जहाँ वॉर्ड परिवार को गोली मारी गई थी, क्योंकि वहाँ दीवारों में अभी तक बुलेट के होल है, जिस वजह से वो अपसेट थी। अब रात में लिबी पेपर में पढ़ती है पीटर वॉर्ड को हाफवे हाउस से रिलीज किया जाने वाला है। दरअसल हाफवे हाउस वो जगह होती है जहाँ हॉस्पिटल से रिलीज मेंटल पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जहाँ वो लोगों के साथ रहने के तौर तरीके सीख सके। लेकिन न्यूज़पेपर में पीटर वॉर्ड का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। अगले दिन विल उस हाफवे हाउस जाता है जहाँ पीटर वॉर्ड को रखा गया है। काउंटर पर जाते ही रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है क्या वो अपने रिलीज के पेपर लाया या नहीं, लेकिन विल उसे बताता है वो पेशेंट नहीं है बल्कि उसे किसी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट हैरानी से उसे
देखते हुए उसे कुछ देर वेट करने कहती है, लेकिन विल देख लेता है पीटर वार्ड 308 नंबर के रूम में है, इसीलिए वो वेट करने के बजाय सीधा ऊपर जाता है। उसे 308 नंबर का रूम मिल भी गया था। वो चुपके से रूम में जाता है, लेकिन फिलहाल वहाँ कोई नहीं था। विल कमरे में देख ही रहा था, तभी वहाँ कोई आ रहा था, लेकिन विल को वहाँ लिबी और अपने बच्चों की फोटोज मिलती है। वो आदमी विल से पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। विल गुस्से में उससे पूछता है ये फोटो यहाँ कैसे आई, और वो ही उसके घर में ताक-झाक कर रहा था। विल पीटर वार्ड का नाम लेते हुए उसे धमकी देता है कि वो उसके परिवार के करीब भी आया तो वो उसे मार देगा, लेकिन वो आदमी कहता है वो पीटर वार्ड नहीं है, उसका नाम तो मार्टिन है। उसे कुछ समय पहले ही ग्रीन हेवन साइकेट्रिक हॉस्पिटल से यहाँ ट्रांसफर किया गया है, जिसके उसके पास पेपर्स भी थे। तब विल उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में विल घर आता है। लिबी उससे पीटर वार्ड के बारे में पूछती है, लेकिन विल ठीक से जवाब नहीं देता। तब लिबी उससे नाराज होकर पूछती है पीटर वार्ड उस हाफवे हाउस में है या नहीं। तब विल कहता है नहीं, उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन वो सब संभाल लेगा। लेकिन ये सुनकर लिबी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने और उसने खुद भी उसे बाहर देखा है। दोनों की बहस हो ही रही थी, तभी उन्हें बाहर किसी की कार दिखाई देती है। जब विल बाहर जाता है, कार ड्राइवर विल को टक्कर मारने की कोशिश करता है। विल किसी तरह उससे बच रहा था। अब 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो कार वहाँ से चली जाती है। विल को लगता है उस कार में पीटर वार्ड होगा। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। विल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि पीटर वार्ड ने उसे मारने की कोशिश की। उसे पीटर वार्ड के कमरे में अपने बीवी और बच्चों की फोटो भी मिली। एन भी बाहर आकर विल को देख रही थी, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी नहीं। वो लिबी को बताता है उसे पीटर वार्ड के कमरे में ये फोटो मिली थी। लिबी को समझ नहीं आता यहाँ के लोग उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। अब अगले दिन विल ग्रीन हेवन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पीटर वार्ड को रखा गया था। विल वहाँ के मेन डॉक्टर से मिलता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वहाँ के लोग और पुलिस उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। वहाँ सिक्योरिटी विल को देख रही थी। विल डॉक्टर से कहता है उसे बस अपने परिवार की हिफाजत करनी है। डॉक्टर उसे एक फुटेज दिखाता है जिसमें पीटर वार्ड हॉस्पिटल के कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके सिर पर एक चोट लगी थी। डॉक्टर बताता है ये गन शॉट का निशान है, लेकिन विल को समझ नहीं आता उसे शूट किसने किया, क्योंकि अपने परिवार के मर्डर का सस्पेक्ट वही था। डॉक्टर बताता है पीटर को उसकी वाइफ ने ही शूट किया था। किसी तरह उसके पास गन आ गई थी, तब उसने पीटर को शूट किया, फिर खुद भी मर गई क्योंकि उसे पहले ही गोली लग चुकी थी। फिर डॉक्टर उसे कुछ फुटेज दिखाता है जिसमें पीटर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। पीटर उस आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने उसके परिवार का खून किया है। फिर डॉक्टर उसे एक फुटेज दिखाता है, साथ ही बताता है कि वो लोग पीटर को सजा नहीं दिला पाए क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा सबूत ही नहीं थे। लेकिन उस फुटेज में विल को कुछ दिखाई देता है। जूम करने पर पता चलता है वो उसकी पड़ोसी एन है जो पीटर वार्ड से मिलने आई थी। तब विल को पूरा यकीन हो जाता है एन को जरूर कुछ पता है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है वो उसे एक और फुटेज दिखाने वाला है और उसे इस फुटेज को अच्छे से समझना होगा। अब कुछ दिनों के बाद उसने खुद को पीटर वार्ड समझना छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद वो कोई दूसरा ही आदमी बन गया जिसने अपने परिवार को नहीं मारा। उसने हॉस्पिटल आईडीज के नाम पर रिस्पॉन्स करना भी छोड़ दिया। दरअसल इस दुख से उबरने के लिए उसका दिमाग उसे बताने लगा वो पीटर वार्ड है ही नहीं। फिर डॉक्टर उसे पीटर का बैंड दिखाता है जिसका नंबर W11L81010 था। विल ये जानकर काफी हैरान होता है। फिर डॉक्टर उसे एक और फुटेज दिखाता है जो उसने कुछ देर पहले भी उसे दिखाई थी। वो पीटर वार्ड के कमरे की फुटेज थी और उस फुटेज में और कोई नहीं बल्कि खुद विल ही था। विल ये देखकर एकदम शॉक था। वो कहता है ये पीटर वार्ड नहीं बल्कि वो है। अब यहाँ मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं विल का हेयर स्टाइल पूरी तरह बदल गया है। डॉक्टर उसे पीटर नाम से बुलाने लगता है। वो कहता है वो इस हॉस्पिटल में 5 सालों तक रहा है। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। वो खुद को पीटर वार्ड मानने से मना कर रहा था। वो खुद को विल एटेंटन ही बता रहा था। डॉक्टर कहता है ये नाम उसने खुद रखा है। डॉक्टर उसे वो बैंड दिखाता है जिसमें W11L मिलकर बनता है विल और 81010 मिलकर बनता है एटेंटन, मतलब विल एटेंटन। लेकिन अभी तक पीटर को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर कहता है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। वो कहता है उसके सिर पर उस चोट का निशान अभी तक होगा जहां उसकी वाइफ ने उसे शूट किया था। पीटर अपने सिर पर हाथ लगाकर रोने लगता है क्योंकि चोट का निशान वही था। लेकिन फिर भी पीटर मानने तैयार ही नहीं था कि उसकी फैमिली मर चुकी है। उसे लग रहा था वो अभी अभी ही अपनी फैमिली को अपने घर में छोड़कर आया है। लेकिन डॉक्टर कहता है उसने अपनी फैमिली का 5 साल पहले ही खून किया है। लेकिन ये सुनते ही पीटर चिल्लाने लगता है। तब वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है। पीटर अपने मोबाइल से अपने घर
कॉल करता है। दूसरी तरफ से उसकी वाइफ लिबी कॉल उठाती है। पीटर डॉक्टर को अपनी वाइफ से बात करने कहता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है ये सब बस पीटर के दिमाग में हो रहा है। अब पीटर बात करते हुए बाहर निकलता है। बाहर जाते समय उसे कुछ पेशेंट्स दिखाई देते हैं और यहाँ पता चलता है ये सब पेशेंट्स वही है जिन्हें मूवी की शुरुआत में उसने अपने ऑफिस में देखा था। वो बस उसके नॉवेल के बारे में पूछ रहे थे। मतलब जब पीटर ऑफिस से निकल रहा था, लेकिन असल में वो ऑफिस नहीं बल्कि यही ग्रीन हेवन हॉस्पिटल था। फिर वो अपने आप को आईने में देखता है क्योंकि उसका लुक पूरी तरह बदल गया था। फिर वो अपने घर वापस आता है। अब उसका घर भी पूरी तरह खंडर हो चुका था। वो बेसमेंट के रास्ते से घर के अंदर जाता है। वहाँ वो फूल का वास रखा हुआ था जिसे मूवी की शुरुआत में लिबी ने उसे दिखाया था। फिर वो एक जगह बैठकर चिल्लाने लगता है क्योंकि यही हकीकत थी। वो अपनी बुक देखता है जिसमें उसे नॉवेल लिखनी थी। उसमें उसके दोनों बेटियों और बीवी की फोटो भी थी। वो उसे सीढ़ियों के एक स्टेप के नीचे रख देता है। अब पीटर कैंडल जलाता है और कुछ देर बाद उसे अपनी बेटी की आवाज आती है। अब कुछ ही सेकंड्स बाद उसका घर पहले जैसा बन गया था, लेकिन उसका लुक वैसा ही था। इसका मतलब अब उसे पता है ये सब बस उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। लिबी उससे पूछती है उसे ग्रीन हेवन हॉस्पिटल में क्या पता चला। तब विल उसे बताता है उन्होंने कहा है वो और बच्चे असली नहीं है और वो विल एटेंटन नहीं बल्कि पीटर वार्ड है। लेकिन लिबी उसकी बात मान ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था पीटर की तबीयत खराब है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तब विल अपनी बड़ी बेटी ट्रिश को उस जगह लेकर आता है जहाँ उनकी हाइट नोट की गई थी। पीटर ट्रिश से उसका असली नाम पूछता है। वो बताती है उसका असली नाम बेथरिक है, जिस नाम का कपड़ा उन्हें उस कमरे में मिला था। फिर वो अपनी छोटी बेटी से उसका असली नाम पूछता है। उसका असली नाम कैथरीन था जो उस मैगजीन में लिखा हुआ था। पहले उसे सब केट बुलाते थे, फिर डीडी बुलाने लगे। और लिबी उसका असली नाम एलिजाबेथ वार्ड है, लेकिन लिबी अभी भी इसे मानने तैयार नहीं थी। पीटर को बुखार था। लिबी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती है क्योंकि उसे लग रहा था पीटर बुखार की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन आधी रात में उसे लिबी की आवाज आती है। वो उसे बुला रही थी। जब वो जाकर देखता है उसकी बेटी सांस नहीं ले पा रही थी। पीटर अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है। उससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब विल देखता है उसके गले पर बुलेट का निशान था, मतलब उसके गले पर शूट किया गया था। लिबी देखती है डीडी की छाती पर भी चोट का निशान है। पीटर उसे बताता है वो गन शॉट का निशान है जहाँ उसे गोली लगी थी, लेकिन लिबी ये मानने तैयार ही नहीं थी। पीटर उसे डीडी की पीठ देखने कहता है क्योंकि बुलेट उसके आर पार हो गई थी। अब कुछ ही देर बाद ट्रिश और डीडी मर जाती है। आपको बता दो ये सब पीटर के दिमाग में हो रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब नकली है, लेकिन उसका दिमाग लिबी के रूप में इन सबको असली समझने पर जोर दे रहा था ताकि उसे दुख ना हो। लिबी उसे अपने बच्चों की मदद करने बोल रही थी, लेकिन पीटर उसे समझाता है दोनों बच्चे पहले ही मर चुके हैं और वो भी मर चुकी है। तब लिबी मानने तैयार होती है कि वो भी मर चुकी है। तभी कोई नॉक करता है। पीटर नीचे जाकर देखता है तो वहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए थे। दरअसल अब ये घर रहने लायक नहीं था, इसीलिए ऑफिसर्स घर को सील कर देते हैं। वहाँ एन भी थी। पीटर को लगता है ऑफिसर्स को उसने ही इन्फॉर्म किया होगा। एन उससे पूछती है क्या वो उसे याद है। पीटर को एन उतना ही याद थी जितना मूवी में दिखाया गया है, मतलब यहाँ आने के बाद उससे मिलना और ग्रीन हेवन में उससे मिलने आना जो उसने वीडियो फुटेज में देखा था। फिर पीटर ऊपर खिड़की की तरफ देखता है जहाँ उसे लिबी दिखाई देती है। एन समझ जाती है पीटर अभी भी अपनी फैमिली को देख सकता है, लेकिन जब एन वहाँ देखती है खिड़की पर कोई नहीं था और यही सच्चाई भी थी। पीटर बस अपनी फैमिली को इमेजिन कर रहा था। अब ऑफिसर्स घर को सील कर देते हैं और पीटर घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद वो अपने घर में वापस जा रहा था, लेकिन तभी घर के अंदर से कोई निकलता है। वो कहता है ये घर सील हो चुका है, अब वो इस घर में नहीं रह सकता। फिर पीटर को किलर बोलकर वहाँ से भगा देता है। अब अगली सुबह तक पीटर उस पेड़ के नीचे ही बैठा था। फिर वो उठकर एन के घर जाता है। पीटर उससे पूछता है उस रात वो कहाँ थी। वो बताती है वो उस रात अकेली अपने घर में ही थी। उस रात बहुत बर्फ पड़ रही थी और उसकी बेटी कोल अपने डैड के साथ थी। फिर पीटर पूछता है वो उससे मिलने ग्रीन हेवन क्यों आई थी। एन बताती है क्योंकि वो उसकी नेबर है और लिबी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर उससे पूछता है जब उसने उसे फिर से यहाँ देखा तब उसने उसे सच क्यों नहीं बताया। एन उसे बताना चाहती थी, लेकिन पीटर ने अपना नाम विल एटेंटन बताया। तब उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। फिर पीटर उससे पूछता है क्या उसने ही अपने परिवार का खून किया है, लेकिन एन कहती है नहीं, बस उसे पता है वो अपने परिवार को नहीं मार सकता। इस सीन को देखकर लगता है एन पीटर की तरफ अट्रैक्ट है। तभी वहाँ उसकी बेटी कोल आती है। पीटर की हालत काफी खराब थी, इसलिए एन उसके नहाने के लिए बाथरूम तैयार करती है। तब कोल पीटर से कहती है उसकी माँ ने उसे बताया वो अपनी फैमिली को देख
सकता है। कोल कहती है वो अपनी बेटियों को कहे वो उन्हें बहुत मिस करती है। पीटर उससे पूछता है क्या उसी ने घर के सामने फूल रखे थे। कोल कहती है उसने ही वो फूल रखे थे क्योंकि उस दिन उन्हें मरने पूरे 5 साल हो गए थे। अब एन कोल के साथ कहीं जा रही थी। एन पीटर को नहाने कहती है, साथ ही कहती है वो यहाँ से कहीं ना जाए। अब नहाते हुए पीटर की आंख लग जाती है लेकिन उसे बुरे सपने आ रहे थे। नहाने के बाद पीटर वहाँ एन के साथ खुद की और लिबी की फोटो देखता है। मतलब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एन का हस्बैंड जैक आता है। उसे किसी ने बताया था यहाँ पीटर वार्ड आया है। एन मना करती है लेकिन तभी पीटर नीचे आ जाता है। अब जैक कोल को यहाँ से चलने बोलता है क्योंकि पीटर एक साइकोपैथ है। अब उनका झगड़ा रोकने के लिए कोल बाहर भाग जाती है। जैक कोल को अपसेट करने के लिए एन को ही जिम्मेदार ठहराता है। अब इन सब का जिम्मेदार खुद को समझकर पीटर एन को सॉरी बोलकर यहाँ से जाना चाहता था लेकिन एन कहती है इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। साथ ही उसके कपड़े धोते समय उसे पीटर के कपड़ों में एक साइकेट्रिक डॉक्टर का कार्ड मिला था। ये वही कार्ड है जो मूवी की शुरुआत में बिल्डिंग से निकलते समय विल को एक ओल्ड लेडी ने दिया था। उस डॉक्टर ने ही पीटर का इलाज किया है। अब पीटर ग्रीन हेवन हॉस्पिटल जाकर उस डॉक्टर से मिलता है। ये वही ओल्ड लेडी थी जो उसे बिल्डिंग मतलब ग्रीन हेवन के बाहर मिली थी। पीटर पूछता है उसने उसे क्यों छोड़ा। तब वो बताती है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उसे पीटर को छोड़ना पड़ा। डॉक्टर पूछती है उसकी राइटिंग कैसी चल रही है लेकिन पीटर कहता है वो कोई बुक नहीं लिख रहा बल्कि अपने घर में दीवारों से बात करते हुए घूम रहा है। डॉक्टर कहती है उसका दिमाग उसे उसकी फैमिली की मौत के सच और दुख से बचाने की कोशिश कर रहा है। पीटर उसे पूछता है क्या उसने ही अपने परिवार का खून किया है लेकिन डॉक्टर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब पीटर को अपने परिवार के कातिल को ढूंढकर सजा देनी है, चाहे अब कातिल वो खुद ही क्यों ना हो। डॉक्टर उससे इंसिस्ट करती है उसे इलाज की जरूरत है क्योंकि वो ठीक नहीं है। उसे ये बहुत अच्छे से पता है लेकिन तब भी पीटर वहाँ से चला जाता है। पीटर अपने घर वापस आता है। एन भी उसे घर की तरफ जाते हुए देखती है। अब जैसे ही पीटर घर के अंदर जाता है उसे लिबी पीछे से आकर गले लगा लेती है। अब कुछ ही देर बाद उसे अपनी बेटियां भी दिखाई देती है और घर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन पीटर को इस बार बहुत अच्छे से पता है ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है। फिर वो अपनी बेटियों को सुलाता है। फिर लिबी से पूछता है आखिर उस रात क्या हुआ था। लिबी लगातार बोल रही थी उसे कुछ नहीं पता लेकिन पीटर कहता है उसने ही उसे शूट किया था। लिबी अभी भी लगातार मना कर रही थी लेकिन फिर लिबी उसके सिर पर हाथ लगाती है जहाँ पीटर को गोली लगी थी। लेकिन तभी एन बाहर से नॉक करके पीटर को आवाज देती है। लिबी चली जाती है और तुरंत ही घर पहले जैसा हो जाता है। पीटर एन से जाकर पूछता है वो उसे सच बताए। एन कहती है वो उसे सच बताने ही हॉस्पिटल आई थी कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तब लिबी ऊपर से दोनों को देख रही थी। तब पीटर को समझ में आता है एन को कुछ नहीं पता। एन उसे इस घर से चलने बोल रही थी। अगर वो इस घर में रहा तो ये घर उसे पागल कर देगा। एन कहती है लिबी उससे प्यार करती है और वो भी यही चाहेगी कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तब एन के पीछे पीटर को लिबी दिखाई देती है। तब लिबी को कुछ याद आता है तो उस रात वो पीटर से फोन पर बात कर रही थी। तब पीटर घर के बाहर ही था। दोनों बच्चियां सीढ़ियों की आवाज सुनकर उस तरफ जाती है। उन्हें लगता है पीटर आया है लेकिन वो हुडी पहने कोई दूसरा आदमी था। उसके हाथ में गन थी। लिबी उसे देखकर घबरा जाती है। वो बच्चों को हिलने से मना कर रही थी और पीटर फोन पर ही था। लिबी उसे गन नीचे करने बोल रही थी। ये सुनते ही पीटर बाहर से दौड़ता हुआ घर में जाता है। वो आदमी पीटर की तरफ शूट करता है और उसके ऊपर आने से पहले दोनों बच्चियों और लिबी को गोली मार देता है। पीटर आते ही उस पर टूट पड़ता है जिससे उसकी गन लिबी के पास गिर जाती है। अब यह पीटर और उस आदमी में हाथापाई हो रही थी। तब लिबी गन उठाकर उस आदमी को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गलती से वो गोली पीटर के ही सिर में लग जाती है। वो आदमी भाग जाता है। पीटर बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर बाद लिबी भी मर जाती है। लिबी के साथ ये पीटर को भी याद आ गया था। यहाँ हमें ये भी समझ में आता है मूवी की शुरुआत में जब पीटर घर के पास आया था ये वही रात थी। उसके दिमाग ने वही से इमेजिन करना शुरू किया था कि उसके बाद क्या हो सकता था अगर उस रात उसका परिवार मारा ना जाता तो। पीटर एन को गले लगा रहा था कि उसे याद आ गया है उसने अपने परिवार को नहीं मारा। लेकिन तभी वहाँ एन का पति जैक आता है। उसके हाथ में गन थी। पीटर उससे बात कर ही रहा था लेकिन तभी एक आदमी आकर पीटर पर हमला कर देता है। ये वही आदमी था जिसने उसके परिवार को मारा है। लिबी उससे पीटर को छोड़ने बोल रही थी। एन समझ जाती है पीटर के परिवार को उसके पति जैक ने ही मरवाया है लेकिन वो कहता है उस रात एन को मरना था। वो पीटर को मार मार कर बेहोश कर देता है और जैक एन को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करता है। वो आदमी जैक के लिए ही काम करता था। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है उस रात जैक ने इस आदमी को
को एन के घर जाने कहा था, लेकिन गलती से वो पीटर के घर चला गया। वो दोनों एन और पीटर को बेसमेंट में ले जा रहे थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस रात जैक ने उस आदमी को अपने घर भेजा और उसे एड्रेस भी बताया। तब लिबी बाहर निकलकर फोन पर बात कर रही थी। एन भी घर में अकेली थी, लेकिन उस आदमी ने लिबी को बाहर देखकर एन समझ लिया। दरअसल जैक एन को उसके इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों और कोल की कस्टडी के लिए मरवाना चाहता था। अब पीटर को बेसमेंट में फेंकने के बाद जैक उस आदमी को शूट कर देता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से जैक का काम नहीं हुआ था। लिबी भी ये देख रही थी। जैक एन को बेसमेंट में ले जाने लगता है। वो आदमी कहता है उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जैक कहता है उसकी बेटी को पैसे मिलेंगे, मतलब उसे मिलेंगे। जैक के जाने के बाद लिबी बेसमेंट का दरवाजा खोलती है, लेकिन जैक को वो दिखाई नहीं देती। जैक एन को ले जाकर बांध देता है, फिर गन पर पीटर के उंगलियों के निशान लगाता है। उसके बाद वह पेट्रोल डालने लगता है ताकि घर को आग लगा सके। तब वह लिबी आती है और पीटर को उठाने की कोशिश करती है। जैक वहां आग लगा देता है, लेकिन पीटर लिबी की आवाज से होश में आता है। एन को भी होश आ चुका था। जब जैक देखता है उसे वहां पीटर दिखाई नहीं देता। तब लिबी वहां लगी घंटियों को बजाने लगती है। तब जैक घंटियों की आवाज सुनकर उस तरफ शूट करने लगता है। वो पीटर को ढूंढ ही रहा था। तब पीटर पीछे से निकलकर उस पर हमला कर देता है और उसे लकड़ी से मारकर अधमरा कर देता है, लेकिन उसे एन को बचाना था, इसीलिए पीटर एन को छुड़ाकर वहां से ले जाने लगता है। जैक उस पर शूट करता है, लेकिन पीटर किसी तरह एन को बाहर ला लेता है। वो आदमी अभी तक जिंदा था। वो बाकी बचे फ्यूल को सीढ़ियों पर फेंक देता है। जैक वहां आकर उसे शूट कर देता है, लेकिन शूट करते ही उस फ्यूल के साथ जैक में भी आग लग जाती है और वो भी जलकर मारा जाता है। वही बाहर पीटर एन को काफी दूर ला चुका था। दोनों ठीक थे। वहां एन की बेटी भी आती है। अब जैक अपने ड्रीम हाउस को जलते हुए देख रहा था, जहां उसके परिवार की यादें हैं। पीटर वापस घर के अंदर जाता है। ऊपर जाने पर उसे लिबी दिखाई देती है। उसे अपने परिवार को फिर से खोना नहीं था, लेकिन लिबी उसे समझाती है उसे उन्हें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अब वो मर चुके हैं। तब वहां उसकी दोनों बेटियां भी आती है। पीटर जाकर अपनी बच्चियों से आखिरी बार मिलता है, क्योंकि अब वो उन्हें फिर से देख नहीं पाएगा। फिर वो लिबी से आखिरी बार मिलता है। लिबी कहती है वो हमेशा उसके साथ है। फिर अचानक ही लिबी गायब हो जाती है। अब पीटर वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सीढ़ियों के स्टेप के नीचे रखी अपनी बुक लेता है। फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर फायर फाइटर्स आ चुके थे। वो उससे पूछते हैं कि अंदर कोई और है। तब पीटर कहता है अब अंदर कोई नहीं है। इसका मतलब अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब उसके ऊपर से किलर का इल्जाम भी मिट जाएगा, क्योंकि अब एन को भी सब सच पता चल चुका है। अब कुछ समय बाद हम पीटर को न्यूयॉर्क में देखते हैं। वो कहीं जा रहा था। फिर वो एक स्टोर में रुकता है, जहाँ उसकी किताब ड्रीम हाउस रखी हुई थी। उसकी किताब नेशनल बेस्ट सेलर बन गई थी और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, क्या सच में पीटर अपने परिवार को इमेजिन कर रहा था या वो सब उनकी आत्माएं थी? तो मूवी में पीटर हर समय अपने परिवार को इमेजिन ही कर रहा था, लेकिन मूवी के आखिर में जब उसे सब याद आया और वहाँ लिबी आई, तब वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो लिबी की स्पिरिट ही थी, क्योंकि लिबी ने बेसमेंट का दरवाजा खोला और घंटी बजाकर जैक को डिस्ट्रैक्ट किया और आखिर में जैक अपनी बेटियों की आत्माओं से भी मिल पाया। बाकी पूरी मूवी में वो बस उन्हें इमेजिन कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।